होता है, क्योंकि पूरे 1 वर्ष तक उसकी वकालत का जो कामकाज होता है वो लगभग ठप सा हो जाता है। और मेरे साथ विडंबना ये है कि कभी 3 साल कभी 5 साल में मैं लगातार बार बार यहाँ पे रिपीट होता हूँ, तो जैसे जैसे मेरी दुकान थोड़ी बहुत जमती है फिर वापस वो दोबारा से उसी कगार में पहुंच जाती है। लोग कहते हैं यार आप तो नेता हो, बहुत बड़े, 3-3 बार अध्यक्ष बन गए, आपके तो बहुत चलती है, बहुत बड़े वकील हो। लेकिन जब कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला आता है घर पर, मैं हकीकत बता रहा हूं, और आकर के मेरे से पूछता है यार भाई साहब कोई बढ़िया सो वकील बताओ ना, उस टाइम माथा पीटने की इच्छा होती है। यार 30 वर्ष जिस फील्ड में हो गए और उसके बाद भी मेरा नजदीकी रिश्तेदार आकर के मुझसे पूछिए कि यार कोई बढ़िया सो वकील बताओ ना, मैंने कहा यार कोई मुकाई छू, अरे यार तो नेता छू। तो सबसे बड़ी बात यह है, ना तो रिश्तेदार वकील मानने को तैयार, और नेतागिरी में जाओ तो नेता मानने को तैयार नहीं है। उधर से भी धक्के पड़ते हैं, इधर से भी धक्के पड़ते हैं। लेकिन मन में थोड़ा सा ये है, ठीक है देश की राजनीतिक पार्टियों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता, ये भाग्य की भी बात होती है, अवसर की भी बात होती है। और इस देश में वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहे, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी संगठन कहता है, सब लोग कहते हैं, बातें करते हैं, हमारे यहां जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं है, हम जाति विहीन संगठन की बात करते हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं जब चुनाव आता है, जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने की बात आती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को तराजू पर तोलने के पहले नेता लोग टिकट देने के पहले और कुछ भी करने के पहले उसको जाति से तोलने लगते हैं, उसकी योग्यता को दरकिनार करते हैं। आपकी जाति के उस विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग हैं, उसके आधार पर योग्यता तय होती है, और उस मापदंड में मैं बहुत 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 पीछे निकलता हूं। एक बार टिकट देने की बात चल रही थी, एक बहुत बड़े नेता ने जो खुद कभी कोई चुनाव नहीं जीता, राज्यसभा में जाता रहा है बार बार, कभी एक वार्ड का भी चुनाव जिसने नहीं जीता, जब उसने मैंने मुझसे बात की, एक अनुभव बता रहा हूं जिंदगी का, और जिस संगठन में मैं काम करता हूं उसमें तो जातिवाद का कोई स्थान ही नहीं है, धर्म का भी स्थान नहीं है। लेकिन वहां पर मुझसे कहा यार आपकी जाति के तो कितने लोग हैं उस विधानसभा में। मैंने कहा भाई साहब शिकायत तो यही था कि हमें जातिवाद से ऊपर उठना है, और हमने तो एक ही देश के नाते, इसके नाते ही सेवा का काम अब तक किया है, संगठन का काम किया है। आज पहली बार आपके मुंह से सुन करके कि आपकी जाति के कितने आदमी हैं, मुझे भी समझ में आ रहा है कि राजनीति में स्थान प्राप्त करने के लिए जातिवाद का स्थान भी एक बहुत बड़ा स्थान है। और ये किस्मत की बात है कि मैं उस जाति में पैदा नहीं हुआ जिसकी संख्या बहुत ज्यादा तादाद में होती है। हमारी जाति के कोटा में मुश्किल से 4-5 हजार लोग हैं, और इसीलिए मैंने सोचा चलो यार वहां तो मौका मिले कि नहीं मिले, कम से कम ये बार एसोसिएशन वाले सम्मान दे रहे हैं और सेवा का मौका दे रहे हैं, तो इनकी सेवा करने में ही अगर भी हमारे को अवसर प्राप्त हो रहा था, इनकी सेवा। अभी चुनाव लड़ रहा था, आपसे ज्यादा हमारा लोगों ने कहा यार भाई साहब बार बार क्यों, मेरे पीछे पीछे भी बात चलती रहती थी, मैं आगे चलता था, कुछ कह यार बार बार क्यों लड़ता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, बार बार इसलिए लड़ते हैं कि बार बार ये बार एसोसिएशन के सदस्य मुझे मौका देते हैं। इन लोगों का विश्वास है, इन लोगों का भरोसा है, और जो काम मैं वर्ष भर में करता हूं, और जो स्वाभिमान इस बार एसोसिएशन के सदस्यों का मैं जिंदा रखता हूं, और जिसके आधार पर ये लोग मुझे बार बार वोट देते हैं, इसलिए बार बार चुनाव लड़ता हूं। वरना तो इस बार एसोसिएशन में 80 साल में कितने लोग हैं जो एक बार से ज्यादा यहां अध्यक्ष बने हो। 2 बार बनने वाले भी मुश्किल से 2 या 3, 4 लोग हों। 3 बार बनने वाला तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी बैठे इनमें से कोई होगा।
ये मेरे लिए कोई गर्व घमंड करने की या अभिमान करने की बात नहीं है, लेकिन गर्व की बात है। वो इसलिए कि आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं और आप लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, और उस विश्वास पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास, ये जो तीसरी बार आपने मुझे मौका दिया है, तो उसको विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। मेरा इस जीवन पे ये विश्वास है, हिंदू धर्म का आदमी हूं, जीवन और मरण में कोई बहुत ज्यादा भेद ये धर्म नहीं करता। नैनम चिंतनती शस्त्राणी नैनम धाती पावके न चेकल देनती याबो न शोषती मारुते। आत्मा अजर और अमर है, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। तो उस धर्म और उस संस्कृति से मैं बिलोंग करता हूं, और इसलिए सोच करके काम करता हूं कि जो मौका ईश्वर ने मुझे दिया है इस मानव जीवन में मनुष्य का शरीर धारण करने का, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। लाखों योनियों में, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है। तो एक चींटी से लगा करके चींटी, कुत्ता, कुत्ती, बिल्ला, बिल्ली, जो भी जितने भी प्रकार के जानवर हैं, उन सब जानवरों में कई बार योनियों में जन्म लेने के पश्चात हम जब पैदा होते हैं मनुष्य की योनि में, तो यह मनुष्य नर और नारायण के बीच में जो एकमात्र एक लकीर खींची हुई है, उसको भेद को मिटाने का अवसर प्राप्त होता है। नर से नारायण बनने का जो सीढ़ी है, वो चढ़ने की सीढ़ी यही मनुष्य योनि है। अगर यदि हम इस प्रकार के कर्म करेंगे, ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है नर बना करके, मनुष्य बना करके, कि आप वो 84 लाख योनियों से जो कर्मों के फल भुगतते इस स्तर पर आए हो, तो उस स्तर पर आकर के आपके पास एक अवसर है कि आप जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होकर के आत्मा को परमात्मा में विलीन करके वहां से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। लेकिन जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, उसके साथ फिर माया में आदमी गिरता है। फिर लोभ, मोह, क्रोध, दंभ, आडंबर, जात पात, ऊंच नीच, दुश्मनी, दोस्ती। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो न तो कोई हमारा दोस्त था, न कोई हमारा दुश्मन था। हम अपने कर्मों से, अपनी वाणी से यहां पर दोस्त और दुश्मन पैदा करते हैं। ईश्वर ने न तो किसी को मुसलमान पैदा किया है, न हिंदू पैदा किया है, न किसी को ऊंचा पैदा किया है, न नीचा पैदा किया। सबके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, एक मस्तक, सबको शरीर, सबके एक पेट, सबको मस्तिष्क दिया है, सोच समझकर कार्य करने की क्षमता प्रदान की है। और प्रत्येक व्यक्ति जानता है गलत क्या है और सही क्या है। लोग कहते हैं ना, यार मन तो अनजाना में कर दियो। अनजाने में कोई नहीं करता है। किसी को शास्त्र समझाने की जरूरत नहीं, किसी को धर्म बताने की जरूरत नहीं। सबको पता है कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन आदमी अपने लोभ के कारण, अपने छल प्रपंच के कारण, अपने गलत कामों को भी सही बताने के लिए उल्टी सुलटी व्याख्या उन चीजों की करता है। तब जाकर के मनुष्य को फिर इस मनुष्य की योनि से नीचे उतर के वापस उन 84 लाख योनियों के कर्मों को भुगतने के लिए जाना पड़ता है, जहां से बड़ी मुश्किल से करोड़ों सालों के बाद हमारे को ईश्वर ने यह अवसर प्रदान किया है। उस अवसर को हम अपने हाथ से खोते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर यदि हम वकालत के उस क्षेत्र में काम करने का अवसर ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, जो न्यायिक अधिकारी हमारे सामने आज बैठे हुए हैं, यहाँ जज साहब इस सीट पर विराजमान हैं। ईश्वर तो न्याय कब करेगा, मरने के बाद करेगा कि नहीं करेगा, उसका न्याय किसी ने देखा नहीं, उसकी अदालत भी किसी ने देखी नहीं। लेकिन जो न्याय प्रक्रिया हमारे देश में बनी हुई है और इस धरती पर जो न्यायिक अधिकारी के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो साक्षात हमारे सामने न्याय करते हैं। वो न्याय की मूर्ति है। इसलिए मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो व्यक्ति आपके सामने न्याय प्राप्त करने के लिए आ रहा है, वो गरीब हो या अमीर हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, हम अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके और उसके साथ न्याय करें।
हम कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। हम ये सोचकर करें, ईश्वर तो ने जो न्याय, मरने के बाद आदमी कहता है स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, वहां जाकर के न्याय होगा। लोग कहते हैं कर्मों का फल भुगतने के लिए जब यमराज के पास जाएगा तो फलाने नरक में जाएगा, रो नरक में जाएगा, रिश्त नरक में जाएगा, उस नरक में जाएगा। वो तो जब जाएगा, लेकिन ईश्वर ने आपको वो अवसर प्रदान किया है न्याय प्रदान करने का, तो आप उस अवसर के को माध्यम बना करके, ईश्वर का माध्यम बन करके, निमित्त मात्र ईश्वर ने आपको उस कार्य करने के लिए बनाया है, तो उसको माध्यम को ध्यान रख करके और ऐसा न्याय करें कि आप साक्षात अपने आप को जब उस कुर्सी पर बैठे तो ये समझे कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हम काम कर रहे हैं। लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए, गरीब के साथ न्याय होना ही चाहिए, पीड़ित और अत्याचार को अत्याचार से मुक्ति मिलनी ही चाहिए, तभी जाकर के आपका भी उस कुर्सी पर बैठना सार्थक सिद्ध होगा। आज हमारे सामने यहां पर हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं। पिछले 30 वर्षों से मैं इस अदालत परिसर में देख रहा हूं, वही टीन टप्पर, वही टापरिया, वही पानी के लिए गर्मी में मारामारी, वही गंदे टॉयलेट, वही खुदी हुई सड़कें। आज जब धारीवाल जी पूरे शहर में डिंडोरा पीट रहे हैं, कहते हैं विश्व में ऐसा विकास कहीं नहीं हुआ जैसा कोटा शहर में हुआ। आपने एक तिवारी तो हमारे सामने बढ़ाई है, ये दिख रही है सबको, बहुत अच्छी काम है। थोड़े से एक एरिया में टीन टप्पर से छुटकारा वकीलों को मिला है, लेकिन आपने तिवारी किस लिए बनाई कि सामने आपकी होटल के सामने जो टीन टप्पर जो नजर आते थे, उससे लगता था यार झुग्गी झोपड़े के सामने धारीवाल जी की होटल है। झुग्गी झोपड़ी हट जाए तो होटल और उनका महल चमक जाए। अभी चंबल रिवर फ्रंट में थोड़ा पानी आया, किस्मत है उनकी कि अभी इस बार 19 बांध खुले नहीं, 19 गेट नहीं खुले, 10-5 गेट खुले थे, काफी कुछ तो उसकी परत खुल गई। अभी जो हमारे सामने होल बना है, कल मैंने सोचा चलो यार थोड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पानी वानी डला के थोड़े धुलाई वुलाई करा दें, और नगर निगम वाले आए बेचारे, पानी वानी डाल के सारे होल में जगह जगह पानी भर गया, गड्ढे भर गए। इस प्रकार का फर्ज किया है, पानी का निकास ही नहीं। और उनको इतना सा नहीं दिखा कि होल बना रहे हैं तो कम से कम इसमें बैठेंगे कहां वकील। उनके टाइम 3 टप्पर तो पहले जो उनकी टेबलें लगी थी वो उजड़ गई, 5,500 हजार रुपए एक वकील ने दिए, जब जाकर के उसको बैठने की व्यवस्था हुई है। जिस सरकार के 2.5-3 करोड़ रुपए लगा करके होल बनाया, चाहते तो वह बैठने की व्यवस्था भी अच्छी कर सकते थे। वकीलों के लिए उनको पैसे अपनी जेब से नहीं देने पड़ते, क्योंकि हमारे पैसे देकर के जो 3 टप्पर जो टेबलें कुर्सियां हमने बना रखी थी वो तो तोड़ फेंकी उस टाइम, और बाद में फिर दोबारा से पैसे देकर के हमने बैठने की व्यवस्था करी। यहां पर उन्होंने 2 बार दौरा भी किया। आप लोग बरसात में देखते होंगे, अगर 15 मिनट बरसात आ गई, 15 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 15 मिनट, तो वकीलों के निकलने के बाद यहाँ पे जूतों में पानी पड़ता है। अब उधर तो जज साहब आजकल टेलीफोन की और व्यवस्था होगी, वहां तो कहते आ जाओ गवाह आ रहा है, और इधर वकील कहता अरे खड़ू कहता यार पानी तो जिया निकलते ही तो जूते में पानी पड़ने लग जाता है। अब वकील की स्थिति ये होती है, भाग रहा है बेचारा इधर से उधर, उस टीन के नीचे से निकल के इस टीन के नीचे, उधर से निकल छप्पड़ छप्पड़ पानी, इधर से आधी पेंट गीली हो जाती है, आधे जूते में पानी पड़ जाता है, पूरे दिन मोजे गीले रहते हैं, पाँव में बीमारी हो जाती है, और फिर जाकर के बेचारा जीरे करता है, डी जाओ तो जीरे बंद कर देंगे। इस प्रकार की स्थिति वकीलों की है। मैंने पहले जो 2019 में मैं आया था, पेट्रोल पंप के पीछे एक जगह अलॉटमेंट लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, अलॉट करा दी थी, कहा था काम शुरू करेंगे, लेकिन काम शुरू तो नहीं हुआ, और उसके बाद ये ताजमहल बन गया हमारे यहाँ। और ये ताजमहल बनना इस बात के ऊपर मोहर लगा रहा है, इस जमाने को जो जमीन अलॉटमेंट हुई थी उस जमीन पर अब कुछ बनने वाला नहीं है। कहा कि वहां तो आर्मी की आपत्ति आ गई और उसको तो ठंडे बस्ते में डाल दिया। पहले आए थे तो के गए थे, उसकी टेक्निकल बिड पास हो गई है, टेक्निकल बजट पास हो गया है। जब बजट पास हो गया था तो फिजिकल बजट भी पास कर देते, दूसरा पैसे से दे देते तो काम शुरू होता। तो कम से कम इस छोटी सी जगह में जहां आज सरकार का इतना पैसा बेकार जा रहा है, जगह जगह मकानों को किराए पे लेकर के अदालतें चल रही है। एक कॉमर्शियल कोर्ट चल रही है वहां, यहां से आधा किलोमीटर दूर,
3 अदालतें चल रही है, फैमिली कोर्ट आधा किलोमीटर दूर, उधर रेंट की अदालत इधर भाग रही है, एक अदालत उधर भाग रही है। गर्मी में जून के महीने में वकील की ऐसी की तेजी हो जाती है, जब वो जाता है यहाँ से भाग भाग करके, वो गर्मी में मरता मरता धूप खाता खाता। और अदालतें वहां तो लग रहे कमरे में ऐसी, अरे जल्दी आओ वकील साहब, गवाह खड़ा हुआ है। अरे गवाह क्या करेगा, वकील की तो जून के महीने में 50 डिग्री टेम्परेचर में कान भूल जाते हैं यार पहुंचते पहुंचते। एक बार चक्कर काटने गया, तारीख नहीं मिली, दूसरी बार चक्कर काटने गया, एक वकील नहीं आया, उस बार गया तो उसका गवाह नहीं आया, 4 बार चक्कर, वो आधा किलोमीटर पैदल वकील काटता है। उस वकील से पूछो उसकी आत्मा क्या कहती है। मेरा निवेदन है, जगह हमने अलॉटमेंट कराई थी, नहीं हुई, अगर यदि कुछ न कुछ उसमें संशोधन हो करके 5 मंजिल बनने में आर्मी को आपत्ति है तो 3 मंजिल कर दो, थोड़ी जगह और ले लो, वहां और जगह खाली पड़ी हुई है, उस जगह पे काम स्टार्ट करो। नहीं होता है, ये सेंट जॉन स्कूल की जमीन पीछे बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, किसी काम नहीं आती है। पार्किंग तो हमारी हो रही है, एक दीवार की बात है। अरे सरकार जाड़ा की करोगी, गरीबों की जमीनें अधिकृत कर लेती है, सड़कें उधर निकालने के लिए, रोड निकालने के लिए, सामुदायिक वन भवन बनाने के लिए, फलन मर्जी पड़े किस काम के लिए। गवर्नमेंट जमीन ले सकती है, अदालत के लिए किसी जमीन नहीं ले सकती। ये पास में पड़ी हुई जमीन लेकर के और इस अदालत का विस्तार किया जाए तो सरकार के भी लाखों रुपए जो किराए में जा रहे हैं उनकी बचत होगी, हमारे को भी भाग दौड़ करने से बचत होगी, कम से कम सुविधा मिलेगी। जो वकील अभी नए नए आ रहे हैं वो तो मग लेते हैं, लेकिन बेचारे हमारे महेश जी गुप्ता, जमील साहब और जो पुराने पुराने वकील होते जा रहे हैं, और हमारा भी नाम अब 200 की लिस्ट में आ गया। 2-5 साल बाद हमें भी तोड़ने फिरने में दिक्कत आने लगेगी, तो ऐसों की भी सोचो। और यहाँ आसपास ही ये जो जमीन पड़ी है फालतू, इसको लेकर के और यहाँ अदालत का निर्माण करा दो तो आप लोगों की बहुत कृपा होगी। वोट देकर के जनता आपको जिताती है, आप लोग उस जनता की भी सोचो, शहर की मत सोचो। जब आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आती है तो इसी परिसर में आना पड़ता है। और इसी परिसर के जो लोग हैं, ये काले कोट पहन करके बैठे हैं, ये काले कोट के पीछे छिपा हुआ जो दर्द है, इसको आप लोग महसूस करो। वकील बहुत शान से आता है अदालत में, मैं तो ये बांधता नहीं हूं कभी, आज बड़ी मुश्किल से मेरे छोरे ने बांध दिया, जो नहीं आज तो बांध के जाओ, मेरा तो दम घुट रहा है, मेरे आदत में भी नहीं है। लेकिन ये जो कोट पहन करके, ये टाई बांध करके और बढ़िया क्रीम पाउडर थोड़ा मुंह को साफ करके दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के जो वकील आता है, आप उसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे और उससे रूबरू होंगे तो आपका कलेजा हिल जाएगा। मैंने देखा है वकीलों के घरों में, नदी के किनारे झोपड़ियों में रह रहे हैं, ऐसी जगह, ऐसी गलियों में रह रहे हैं जहां मोटरसाइकिल ही नहीं जा पाती, तंग गलियों में, टीन शेड में, पक्के मकान नहीं है, छोरे को पढ़ाने के लिए फीस के पैसे नहीं है। बेचारा सज के यहाँ जिस तैसे अपनी इज्जत बचा करके यहाँ आता है, सबके सामने ढंग से खड़ा होता है, बोलता है, उसको ऐसा लगता है वकील साहब है, बहुत कमा रहे हैं। सरकार ने आज तक वकीलों के लिए कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों के लिए, गरीब आदमी को तो मोदी जी भी 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, 80 लाख लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। वकील तो उस श्रेणी में भी नहीं आता, वो बीपीएल में आता, न एपीएल में आता, न उसको कोई गरीब मानने को तैयार है, न उसको कोई अमीर मानने को तैयार है, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। और जो हमारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जो वेलफेयर फंड बना रखा है, उसमें जब कुछ होने लगता है तो सरकार कहती है नहीं, हम कानून बनाएंगे, पैसा हमारा, वकालतनामे हम खरीद रहे, कंट्रीब्यूशन हमारा, उसको बांटोगे कैसे, ये राजस्थान की सरकार बताएगी। और हम देंगे कुछ नहीं, लेकिन नियम हम बताएंगे। तो इस प्रकार की मोनोपोली जो हो रही है, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। पारिवारिक न्यायालय में वकालतनामा नहीं लगने की एक बहुत बड़ी परेशानी है, उससे बार एसोसिएशन का आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, वो जो पक्षकार वहां आते हैं उनका भी शोषण हो रहा है। जब यहां पर पढ़े लिखे लोगों के मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति जिनके पास है, उनके मुकदमे लड़ने के लिए वकील को करना पड़ता है, तो एक लेमैन, एक अंगूठा टेक आदमी, एक गांव की औरत, गांव का आदमी, जिसको पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए जाना पड़ रहा है, और उसके लिए कहते हैं आप वकील अलाउ नहीं है।
फिर उससे कहते हैं वो क्लाइंटियां आती है, जो बता रहा हूं आपको स्थिति। आज जीरे है साहब, तो मैंने कहा जीरे कौन करेगा, आप चलो। मैंने कहा हमारा तो अलाउ नहीं है। तो फिर जीरे कौन करोगे? तो अंगूठा टेक व्यक्ति जिसको एफिडेविट बना करके वकील दे रहा है, जिसका ड्राफ्टिंग वकील कर रहा है, जिसको पेश होने के लिए सारे कामकाज वकील कर रहा है, और फिर उससे कहते हैं अब जीरे करो। वो क्या जीरे करेगी? वो उसको कुछ आता ही नहीं है ना, तो उसको तो उसके केस के बारे में, उस ड्राफ्टिंग में क्या लिख रहा है ये भी ढंग से पता नहीं है। इतने अनपढ़ लोग आते हैं। और हमारे देश की स्थिति ऐसी ही है, हमारे को वास्तु की स्थिति पैरों के नीचे जमीन पर देख करके बिना काम किए बिना बात हम काम करेंगे हवा में उड़ करके, तो उससे थोड़ी न्याय होगा। न्याय तो तभी होगा ना जो वास्तविक स्थिति उसको देख करके हम न्याय करें। जिस पक्षकार को ये पता नहीं है कि टेक्निकल भाषा में इस कागज पर क्या लिखा हुआ है, वो तो 10 लाइन में हमारे को अपनी बात बता रहा है। मारता है रात में मारे चे और देव चे हमारी सास से फलाना सा कहती ये मुकदमा है। अब उसको हमने क्या बना करके क्या लिखा है उसको पता नहीं है। फिर उससे कहते हैं अब जीरे करो, फिर उससे कहते हैं डॉक्यूमेंट एग्जीबिट कराओ। कैसे कराएगी वो? उसके बाप को रोएगी क्या? वो उसको कुछ आता ही नहीं है। और फिर वहां से फैमिली कोर्ट में बहुत सी बार तो जज कहते हैं जाओ तेरे वकील को बुला ला। उस टाइम वकील जाता है तो उससे 2 बात कर लेते, और कभी वकील अपना आप चला गया, आप अलाउ नहीं हो, बाहर जाओ। इस प्रकार की अपमानजनक स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर फैमिली कोर्ट में किसी भी जज ने किसी वकील से ये कहा कि बाहर निकलो, तो यह ठीक नहीं होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय का एक फैसला है, उसमें अलाउ कर रखा है। उसमें क्या रखा है? फैमिली कोर्ट में वकील अलाउ होंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं सोमवार से आप न्याय मित्र की हैसियत से प्रार्थना पत्र लगाइए और साथ में वकालतनामा दीजिए। कोई अगर मना करता है तो उससे कीजिए, खारिज कीजिए, इसको लिख के दीजिए कि मैं उच्च न्यायालय के फैसलों को नहीं मानता हूं, तब जाकर के वकील उसमें नहीं जाएंगे। किसी भी वकील को फैमिली कोर्ट में से सोमवार के दिन के बाद अगर इस प्रकार से अपमानित करके बाहर निकाला गया तो बार एसोसिएशन कोटा उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। न्यायिक कार्य स्थगित नहीं हो। हमारे ओम जी भाई साहब आगे हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले इनका हम स्वागत सत्कार कर लें, उसके बाद में बाकी की बात आपसे कहूंगा। हमारे मध्य में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी पधार गए हैं। उनका मैं अपनी ओर से और आप सभी लोगों की ओर से, न्याय के न्यायिक अधिकारीगण की ओर से, सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जो परिस्थितियां मैं बता रहा था आपको कि वकील किस परिस्थिति में जीवन यापन कर रहा है, तो उसमें क्योंकि हमारे मध्य में पूरे वर्ष मुझे काम करना है यहाँ पर, और बार और बेंच 2 महत्वपूर्ण गाड़ी के पहिए हैं और दोनों को बैलेंस होकर के चलना है। और उसमें काम इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों का सम्मान बना रहे। ये मैं जानता हूं प्रैक्टिकल रूप से कि आजकल हाई कोर्ट के इनके विभिन्न प्रकार के डायरेक्शंस हैं और उसमें न्यायिक अधिकारीगण भी बहुत ज्यादा बंध गए हैं। चाहते हुए भी वो लोग भी हमारे को बहुत सी बार कोऑपरेट नहीं कर पाते, ऐसी भी स्थिति है। इसलिए मेरा प्रयास ये रहेगा कम से कम कार्य स्थगन हो, अनावश्यक रूप से नहीं हो। लेकिन जिस दिन कंडोलेंस है, जिस दिन न्यायिक कार्य स्थगित है, उसका मतलब भी न्यायिक कार्य स्थगित ही है। उसमें ऐसा नहीं है 1 गवाह हो रहा है, 2 गवाह हो रहे हैं, या किसी अदालत में काम हो रहा है, किसी अदालत में नहीं हो रहा। और जो वकील समुदाय है उनसे भी मेरा निवेदन है, बहुत बड़ा योगदान उनका खुद का ही रहता है इस व्यवस्था को बिगाड़ने में। इसलिए खुद भी पाबंद रहे, तभी हम जाकर के किसी दूसरे से अपेक्षा कर सकते हैं। कार्य स्थगन का मतलब कार्य स्थगन, कंडोलेंस का मतलब कंडोलेंस। जिस काम को हम कर रहे हैं उसको पूरे मन से करें, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। इसलिए
आप प्लीज करिए। एसपी साहब को कहीं जरूरी मीटिंग में जाना है, काफी टाइम हो गया उनको, 4 बजे कोई मीटिंग है, इसलिए वो जा रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग जिस नियम को बनाते हैं उसकी पालना सबसे पहले खुद करें, उसके बाद दूसरों से नियम पालना करवाने की वो महसूस करें कि ये भी इस नियम की पालना करेगा। कुछ नियम से मेरे पास कुछ जो घटनाएं मेरे पास आई है, क्योंकि चुनाव के दौरान सब वकीलों से मिलने का मौका मिला है। किसी को वकालतनामे में नो ऑब्जेक्शन की शिकायतें हैं, किसी को किस प्रकार की शिकायतें हैं। तो हम सब लोग मिल बैठ करके साधारण सभा बुला करके एक बार सब नियमों को दोबारा से अच्छी तरह से खंगाल लेंगे, उनकी समीक्षा कर लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो उनमें संशोधन कर लेंगे। और उस संशोधन के बाद ये जो एनओसी के मामले के जो भी नियम है उनको एक पेपर पे पूरा फाइनल करके और प्रत्येक वकील के पास उस नियम की कॉपी रहे, ताकि कोई सी भी समिति बनाए, कोई भी अफलातून वहां बैठे कि मैं अनुशासन समिति हूं और वकालतनामा समिति में हूं, एनओसी की समिति में हूं, किसी प्रकार की दुर्भावना से कोई काम नहीं कर सकते। आप अपने नियम अपने पास रखो, अपनी डायरी में कागज रखो। नो ऑब्जेक्शन के बिना वकालतनामा लगाए तो मेरे साथ ये होने वाला है, मुझे पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूछ के लगाया है तो इतने पैसे देने, नहीं पूछ के लगाया तो इतने पैसे देने, सब पता है। आप सब लोगों को सब पता रहेगा तो किसी को किसी प्रकार की मनमानी करने का, अध्यक्ष को अपने अध्यक्ष तक चलाने का और महासचिव को अपनी महासचिवगिरी चलाने का मौका नहीं मिलेगा। सब लोगों को अपने अपने हिसाब से काम करने का मौका मिलेगा। अब हमारे मध्य में हमारे यहाँ के बहुत सबसे बड़े जो एक तरह से शासक ही है हमारे देश में, 5वें नंबर 4थे नंबर का जिनका स्थान है, माननीय ओम जी भाई साहब बैठे हैं। अब क्योंकि ये कोटा के हैं, तो कोटा में लोग बाग मानते ही नहीं है, ओम जी भाई साहब हरे जगह, ओम जी भाई साहब हरे जगह, हमारे लिए तो बिल्कुल करके आदमी है। लेकिन जो इनका पद है, जो प्रतिष्ठा उस पद की है, उस सम्मान है, और कोटा के सांसद हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, इस अदालत परिसर में वो भी कई बार आए हैं, हर बार देख करके जाते हैं। इसका अमूलचूल परिवर्तन इसमें होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। यहाँ का ड्रेनेज का सिस्टम हो, और जो मैं बोल रहा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं, जो पहले हमने जगह ली और अलॉटमेंट हुआ था, मैंने कोई कागज नहीं देखा आज तक कि वो अलॉटमेंट निरस्त किया है या नहीं किया, या कोई सेना की आपत्ति है कि नहीं है, सुनी है, अब देखूंगा वो तो मैं। लेकिन मेरा भाई साहब से निवेदन है, अगर सेना को भी कोई आपत्ति है तो आप उस स्थान पर बैठे जाओ, उस आपत्ति का भी निराकरण करा सकते हैं। अगर 5 मंजिल बनने पे आपत्ति है तो 3 मंजिल करा सकते हैं, संशोधन हो सकता है नक्शे में। लेकिन यह अदालत परिसर बहुत छोटा है, यहाँ पर वकीलों से काम नहीं हो रहा, यहाँ पे अदालतें नहीं चल पा रही, किराए के भवन में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर अदालतें चल रही है, लोगों को भाग के जाना पड़ता है। मैं भी पहले यही निवेदन कर रहा था। तो अब मेरा आपसे निवेदन है, या तो उस जगह पर जो भी उसमें दिक्कतें आ रही है उनको दूर करके निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए, या फिर ये सेंट जोन की जमीन जो बिल्कुल अड़ुआ है, सबसे सुविधाजनक है, इसको ले। और फिर उसके बाद तीसरा एक और विकल्प अब हमारे सामने आ रहा है, ये एयरपोर्ट अब बनने जा रहा है, डबल इंजन की सरकार अब होगी, जो बधाई आ रही थी वो हट गई है। तो एयरपोर्ट के बाद वो जो जमीन खाली होने वाली है वहां पर मिनी सचिवालय बन जाए, अदालतें भी, कलेक्टर भी और जितने भी सरकारी ऑफिस है सब उसमें चले जाए, तो उससे बढ़िया और कोई बात कोटा की जनता के लिए नहीं होगी, और उससे बड़ी कोई सौगात भी कोटा की जनता के लिए नहीं होगी। ये जो आर्टिफिशियल सौंदर्यीकरण हुआ है ये कोटा की जनता के लिए उतना उपयोगी नहीं होगा जितना अगर एक मिनी सचिवालय कोटा एयरपोर्ट की जगह पर बन जाएगा तो कोटा की जनता के लाभ के लिए होगा, कोटा की जनता के हित के लिए होगा, और वर्षों वर्षों तक लोग आपको याद करेंगे। इसलिए इन सब लोगों की जो मांग है वो मैं आपके सामने इस मंच के माध्यम से ये मैंने आपके सामने रखी है। आप इस पर गंभीरता से विचार करें। और ये जो समस्या है वकीलों को हो रही है, अदालतों के भवनों में किराए के भवनों में चलने के कारण
इधर उधर दुख पाने के कारण गर्मियों में रोता फिरना पड़ता है, उसके कारण उससे कम से कम वकीलों को निजात मिल सके। सरकार वकीलों के लिए और कोई हित के काम तो करती नहीं है, न तो वकील का इलाज फ्री है, न वकील की कोई पेंशन है, न वकील के बच्चों को पढ़ने के लिए किसी प्रकार की सहायता सरकार देती है। लेकिन वो जो सहायता वकील मांग रहा है, जो सुविधा वकील मांग रहा है, वो भी आम जनता की जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ अदालत में जो आम जनता आती है न्याय प्राप्त करने के लिए, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको भी धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ से लगा कर वहां तक दौड़ लगानी पड़ती है। एक ही जगह सब चीजें रहेगी, सारी अदालतें रहेगी, तो जनता को भी सुविधा होगी, वकीलों को भी सुविधा होगी और न्याय करने वालों को भी सुविधा होगी। इसलिए इस बात पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आप धरती से जुड़े हुए नेता हैं, सब प्रकार के लोगों की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए आपके सामने ये बात हम इस समय इस मंच के माध्यम से मैं रख रहा हूं। जो नए वकीलों के लिए बात मैंने की थी चुनाव के समय, आर्थिक संबल प्रदान करने की, तो निश्चित रूप से जो वादा किया है, ये जनवरी के महीने में ही बैठ करके मीटिंग करके कार्यकारिणी के साथ विचार विमर्श करके हमारी फाइनेंशियल स्थिति देख करके और उसको किस प्रकार से उसमें सुधार किया जा सकता है, उस सबको देख करके निर्णय करेंगे। और जो वादा मैंने किया है युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने का, उसको भी पूरा करेंगे। जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, बार एसोसिएशन कोटा द्वारा उनको 6,000 रुपए प्रति वर्ष इलाज की सुविधा दी जाती है, इलाज के लिए पैसे दिए जाते हैं। 6,000 रुपए में तो आप जानते हो बीपी गोली भी पूरी नहीं आती साल भर की। आजकल तो बीमारियां भी बहुत सारी है, शुगर, थायराइड, बीपी, ये 3 बीमारियां तो आजकल अधिकतर लोगों की ग्राहक बन गई है। उनकी दवाइयों की व्यवस्था कम से कम बार एसोसिएशन के माध्यम से, इन बुनियादी दवाइयों की व्यवस्था कम से कम साल भर की बार एसोसिएशन के माध्यम से हो सके, ऐसा प्रयास मैं करूंगा। जो 6,000 रुपए की राशि है उसको बढ़ा करके दुगनी तिगनी जितने भी हो सकेगी हमारी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए। पैसा कोई सरकार से आने वाला नहीं है, हम ही लोगों को इकट्ठा करना है और हम ही लोगों को बांटना है। उस सबको देख करके उस पर भी बहुत जल्दी निर्णय करके इसी जनवरी के महीने में ही उस पर भी विचार करके और निर्णय कर देंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन यही है, इस संगठन में ही शक्ति है। हम लोग संगठित रहेंगे तो हमारा सरकार भी सम्मान करेगी, सरकार भी बात सुनेगी, न्यायिक अधिकारी भी बात सुनेंगे, राजनेता भी बात सुनेंगे, प्रशासन भी बात सुनेगा। इसलिए हम आपस में द्वेष नहीं रखें, आपस में एक दूसरे की टांग नहीं खींचे, कुएं के मेंढक नहीं बने और ऐसा नहीं सोचे यार ये तो इसलिए नेतागिरी कर रहा है, ये पैसे इसलिए बांट रहा है, वो फलाना इसलिए कर रहा है। मैं तो 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वहां से यार कूट पीट करके फिर यहाँ आया था, फिर आप लोगों का यहाँ का चुनाव लड़ा था पहली बार, और 3-4 बार चुनाव लड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग लिखते हैं जब चुनाव लड़ते हैं उसने ये तो खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चुनाव लड़ रहा है और फलाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। भैया यहाँ अध्यक्ष बनने से न तो कोई एमएलए बनता है न एमपी बनता है, और जो बिना अध्यक्ष बने हैं अपने सामने 3-4 एमएलए एमपी बैठे हैं, एक भी यहाँ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं बना कभी भी। जिसकी किस्मत में जो लिख रहा है, जिसको ईश्वर को जो कुछ देना है वो देने के लिए उसको आप लोगों की या मेरी या किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि भाई बार का अध्यक्ष का सर्टिफिकेट लेके आया उसके बाद एमएलए बनेगा। इसलिए जो मेरे को मौका मिला है बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का, और वो भी वो वाला मौका जो आज तक किसी को नहीं दिया इस बार एसोसिएशन कोटा ने, वो सम्मान मुझे दिया है, वो अवसर मुझे दिया है, तो जो सेवा करने का काम मुझे दिया है तो सेवा करूंगा। और उसमें कोई भी इस प्रकार का दिमाग नहीं लगाए कि यार ये तो इसलिए कर रहा है, ये उसलिए कर रहा है, किसी भी लिए नहीं कर रहा। भैया मेरे को पता है कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ होगा तो आप लोग रोकने वाले भी नहीं। किसी के रोके नहीं रुकेगा जब कोई कुछ किसी को ईश्वर देगा तो, और किसी के देने से नहीं देगा जब आपको नहीं देना होगा तो। इसलिए मेरा आप लोगों से वादा है, जो जो काम करने की मैंने आपसे भरी है वो काम मैं निश्चित रूप से पूरे करूंगा। ये जान लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो के याद तो करे सभी। इसलिए हम ईश्वर के ने इस संसार में हमारे को मनुष्य का रूप दिया है, तो किसी से डरना नहीं, सबका सम्मान करना और अपना भी सम्मान सबसे करवाना, बिना बात किसी का अपमान नहीं करना और बिना बात किसी से अपमान से नहीं करना। ईश्वर ने जो मनुष्य का रूप दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, सबको एक जैसा बना करके भेजा है,
इसलिए हम सबका सम्मान करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सबसे भी ये अपेक्षा करें कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे मध्य में जो अतिथि आए हैं उनको सुनना है। मैं तो आपके बीच में साल भर बोलता ही रहूंगा, सुनता ही रहूंगा, होती रहेगी। जय भारत, जय हिंद। इसके पश्चात मैं कोटाध्यक्ष